ठीक है, देखो इधर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले लास्ट पार्ट जो कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का है। इसमें लगभग चीजें हम लोग इंडिया के बारे में कि इंडिया में किस तरीके से प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ है। हमने क्या देखा था अभी तक कि किस तरीके से जो प्रिंट कल्चर है वो चाइना में एक तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है, वहां पर एग्जाम क्लियर करके आया। उसके बाद वहां से एग्जाम क्लियर करके कहां पर गया भाई, यूरोप में, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यूरोप में इस तरीके से प्रिंट कल्चर को अपनाया गया कि वहां पर जो कल्चर है वो उसमें भी एक तरीके से इवॉल्व होता चला गया। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया में किस तरीके से चीजें जो है वो चली। एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के बीच में क्या रिलेशन रहा खास करके। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंडिया हैज एन ओल्ड एंड द रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। अगर देखो जो जितने भी वेद या फिर पूरा मतलब पुराने वाले जो स्क्रिप्ट जो स्कल्पचर्स होते थे उन पर एक तरीके से लिखावट से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं अगर हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे देश में शुरुआत से ही हैंड रिटन की जो एक तरीके से भावना है वो चली हुई आ रही है कि नहीं। भावना इन द सेंस कि लोग जो है वो पहले पोएम भी लिखते थे, कुछ भी लिखते थे तो अपने हाथ से ज्यादा लिखते थे इन कंपेयर टू प्रिंट। प्रिंट बाद में उन्होंने एक तरीके से शुरुआत करी, लेकिन इन संस्कृत में लिखा करते थे, अरेबिक में लिखा करते थे, पर्शियन पर्शियन जनरली ईरानियन लोग लिखते थे क्योंकि ईरान का जो प्रीवियसली नाम था वो पर्शिया था। और जो ईरान से लोग हमारे देश में आए थे, इन्वेडर्स हो गए या फिर अलग अलग जो भी हमारे देश में अटैक किए, उसके बाद हमारे देश में धीरे धीरे एक तरीके से ईरानियन के पीपल्स का पॉपुलेशन बढ़ गया भाई। और उनके थ्रू जो है वो एक तरीके से पर्शियन लैंग्वेज को यहाँ पर परस्यू किया जाता था एज वेल एज द वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब अलग अलग तरीके से जितने भी लैंग्वेज हमारे देश में रहे तो लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते थे राइट करने का, मतलब लिखने का। ठीक है, अब देखा प्रॉब्लम्स ऑफ हैंड रिटन बुक्स। दिक्कत ये था कि अब भाई कोई भी किताब है, मान लो कि 200 पन्नों का जो किताब है, 200 पेजेस का कोई किताब है, कोई बंदा है जिसने लिखा, तो वो अपने आप में ही बहुत महंगा हो जाता था क्योंकि उसमें जो इंक लगा है, पहले तो वैसे इंक होता नहीं था कि पेन और इंक में डाल दिया फिर उसके बाद लिखते चले जा रहे हैं, पहले इंक पॉट होता था, एक एक करके आराम आराम से लिखा जाता था भाई। तो अपने आप में ही क्या देखने को मिलता था, वो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। उसके बाद हैज एन हैंडल केयरफुली, जिसको हैंडल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था, नहीं तो वो क्या थोड़ा बहुत पानी गिर गया काम से। ठीक है, और वो चीज अवेलेबल भी नहीं है भाई हमारे पास एक कॉपी के रूप में कि हम लोग बाद में उसको फोटोकॉपी कर सके, है कि नहीं। तो जिसके वजह से स्क्रिप्ट रिटन इन अ डिफरेंट स्टाइल कुड नॉट बी रीड इजिली। अब भाई एक बंदे को ईरानियन आ रहा है, वो अपनी ईरानियन भाषा में लिख दिया, किसी को अरेबिक आ रहा था वो अरेबिक में लिख दिया, किसी को उर्दू आ रहा तो उर्दू में लिख दिया, किसी को संस्कृत में आ रहा संस्कृत। लेकिन हर एक व्यक्ति को संस्कृत नहीं आता था, हर एक व्यक्ति को अरेबिक नहीं आता था, हर एक व्यक्ति को पर्शियन लैंग्वेज नहीं आता था। तो उसको समझना और उसको सोचने में अपने आप में एक दिक्कत परेशानी देखने को मिलती थी। ठीक है, लेकिन प्रिंट कम्स टू इंडिया इन मिड 16th सेंचुरी टू गोवा। याद रखना सबसे पहली बार जो प्रिंट की कल्चर हमारे देश में आई वो कहां आई, गोवा में आई। कहां पर, कब भाई, 16th सेंचुरी में, जो कि किसके, पोर्चुगीज उसमें एडी में, एडी कहा, वो तो बाद में। तो यहाँ पर मिड 16th सेंचुरी में कहा आया भाई, गोवा में। किसके द्वारा लाया गया, पोर्चुगीज के द्वारा, जो कि बाद में भी एक तरीके से पोर्चुगीज के द्वारा ही पूरे गोवा पर रूल किया जाता था भाई, है कि नहीं। और जगह ब्रिटिश रूल करता था, लेकिन जो गोवा में रूल किया जाता था वो किसके द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा रूल किया जाता था। तो देखो उसके बाद 1579 कैथोलिक प्रिंट फर्स्ट तमिल बुक्स एट कोचिन। कोचिन में जो कैथोलिक प्रिंट जो है उन्होंने सबसे पहली बार तमिल बुक जो है वो प्रिंट करी 1579 में। ठीक है, इन 1773 द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम, मतलब जो मलयालम वाले लोग थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज में वहां पर अपनी किताब लिखी। ठीक है, उसके बाद देखो द डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज प्रिंट 32 तमिलियन टेक्स्ट, मतलब अलग अलग 32 तमिल लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा गया था भाई वहां पर। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, मतलब तीन चीजें हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। एक तो भाई 16th सेंचुरी में आ गया था, 16th सेंचुरी आते आते उसके बाद उससे थोड़ा बहुत पहले या उसी समय में जो कैथोलिक प्रिंट भी आ गया था तमिल में, जो तमिल बुक बोला जाता था कोचिन में। 1773 में फर्स्ट मलयालम बुक, जो कि एक तरीके से किसके द्वारा प्रिंट किया गया था, वही लोगों के द्वारा। उसके बाद डच प्रोटेस्टेंट के द्वारा भी 32 तमिलियन टेक्स्ट बुक जो है वो तैयार किए गए थे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिकल इन इंडिया, पीरियोडिकल का मतलब साप्ताहिक,
जो प्रिंट निकलते हैं न्यूज़पेपर जैसा। पहले ये न्यूज़पेपर हर रोज नहीं आता था ना, पहले सप्ताह में एक बार पीरियोडिक टाइप में आता था। तो यहाँ याद रखना एक नाम, जो हिकीज बंगाल गैजेट इन इंग्लिश इन द लेट 17th सेंचुरी। तो इंग्लिश में आना शुरू जो हुआ वो लेट 17th सेंचुरी में। मतलब सिंपल सी बात है कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आया तो एक तरीके से वहां भी शुरू हो गया। क्या चीज शुरू हो गया भाई? यहाँ प्रिंट कल्चर का नॉर्म्स। और प्रिंट कल्चर का नॉर्म्स जो है वो एक तरीके से किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटेन के द्वारा, मतलब यूरोपियन जो नेशंस के द्वारा लाया गया हमारे देश में। एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर बोला जाए, वैसे लाया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, लेकिन बंगाल में अगर इंग्लिश प्रिंटिंग के बारे में बात किया जाए तो वो एक तरीके से सबसे पहली बार हिकीज बंगाल गैजेट ने प्रिंट करा था इंग्लिश के टेक्स्ट को 17th सेंचुरी में। क्लियर हो गया? फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर टू अपीयर द वीकली न्यूज़पेपर आता था, हर सप्ताह आता, सप्ताह न्यूज़पेपर वो प्रिंट होता था, जिसको बंगाल गैजेट जो है प्रिंट करता था, जो कि एक तरीके से पहले हिकीज ने करा था। ठीक है, उसी को एक तरीके से याद रखना, राजा राम मोहन रॉय एसोसिएशन या एसोसिएट गंगाधर जो भट्टाचार्य, इन दोनों के साथ में ये लोग साथ में मिलकर एक न्यूज़पेपर छापा करते थे, जो को इंडियन न्यूज़पेपर के रूप में देखने को मिलता था। वो पहला ऐसा न्यूज़पेपर जो था वो कोई इंडियंस जो थे वो एक तरीके से छाप रहे थे। किसके थ्रू छापा जा रहा था? इंग्लिश, हाँ, संवाद। किसका? कॉपी नहीं कर रहे थे, कोलैबोरेशन होता है वो, साथ में मिलकर। ठीक है, तो याद रखना ये वाला बोल रहा हूं। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अपीयर वीकली बंगाल गैजेट बाय द बंगाल गैजेट। प्रिंटिंग था, प्रिंटिंग जहाज के थ्रू प्रिंट होता था, लेकिन वो लिखता कौन था, उसको एनालाइज कौन करता था? राजा राम मोहन रॉय एसोसिएट गंगाधर जो भट्टाचार्य। समझ में आया? यहाँ पर इन अर्ली 19th सेंचुरी द एज ऑफ रिफॉर्म, धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिफॉर्म होना शुरू हुआ जैसे जैसे 19th सेंचुरी आता गया, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 19th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने लगे भाई। वैसे वैसे हमारे देश में जो है वो रिलीजियस इश्यू जो है वो उठना शुरू हो गया। रिलीजियस मतलब जो ब्रिटिश होते थे उनका हमेशा से काम ये रहता था, शुरुआत में राजा महाराजाओं को लड़ाया, फिर उसके बाद वो प्रिंटिंग के थ्रू बहुत सारे जो चीजें ऐसी छापी जाती थी जो लोग पढ़ते थे, और आपस में रिलीजियस डिबेट और डिस्कशन और उसमें टेंशन वगैरह फैलता था। ठीक है, ट्रेडिशन प्रैक्टिस क्रिटिसाइज एंड न्यू आइडियाज इमर्ज। और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो थी, जो हाथों से लिखा जाता था, उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाने लगा प्रिंट कल्चर आने के बाद, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि भाई जो लोग पहले हाथों से लिखते थे अब वो प्रिंट हो रहा है मशीन से, तो वो लिखावट नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। इंडिया में ये बातें शुरू हुई, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या हुआ? क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ और नया आइडियाज इमर्ज हुआ। क्या भाई? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी डिबेट, विडो रीमैरिज, सती प्रथा, मोनोथिज्म, आइडियोलेट्री और ब्राह्मणियल प्रीस्टहुड, मतलब जो ब्राह्मण्स वगैरह को ज्यादा पूजा जाता था, उन सब सारी चीजों पर डिस्कशन होना शुरू हुआ। डिबेट डिस्कशन शुरू हुआ कि भाई विडो का रीमैरिज सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं होगा, कौन एक तरीके से इसको हटाया या कैसे हटाया जाएगा। हिस्टोरिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये सब सारी चीजें होती थी, और ये सब सारे न्यूज़पेपर के थ्रू प्रिंट होकर आते थे, और जिसकी वजह से डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो चलता रहता था। ठीक है, यहाँ पर राम मोहन रॉय, ठीक है, राम मोहन रॉय पब्लिश संवाद, ठीक है, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है, फ्रॉम 1821। कहां पर भाई? 1821 से, याद रखना। ठीक है, 1821 में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पब्लिश्ड समाचार चंद्रिका, मतलब न्यूज़पेपर का नाम था समाचार चंद्रिका, जो टू अपोज हिज आइडियाज, जो कि आइडिया को अपोज करता था। किसके आइडिया को? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को। ठीक है, याद रखना, पब्लिश्ड क्या? समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज आइडिया। किसका आइडिया भाई? राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है, मोहन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौमुदी था शायद ना, कौमुदी था। ठीक है, तो याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या समझ में आया? 2% न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगा साथ ही साथ, क्योंकि उस वक्त जो ईरानियन इन्वेडर्स हैं वो भी आ रखे, मतलब आ चुके थे भाई हमारे देश में। ठीक है, और एक तरीके से अगर देखा जाए 2% न्यूज़पेपर पब्लिश कौन है भाई? जामी जहान नमा और शमसुल अकबर। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो एक तरीके से पर्शियन न्यूज़पेपर के रूप में पब्लिश होता था हमारे देश में। गुजराती न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे समाचार वाज पब्लिश फ्रॉम 1822। तो यहाँ पर देखो, पहले गुजरात और जो महाराष्ट्र था वो एक ही स्टेट का पार्ट था, बाद में चलकर अलग हुआ, तो हाँ सौराष्ट्र के रूप में देखने को मिलता था।
तो वो एक तरीके से गुजराती न्यूज़पेपर और बॉम्बे समाचार के रूप में शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ है, द उलेमा एफ्रेड ऑफ द इंग्लिश चेंजिंग। उलेमा कौन थी भाई? क्या? उलेमा एफ्रेड ऑफ इंग्लिश चेंजिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन द उर्दू एंड पर्शियन। क्या कर दिया? मतलब जो उलेमा थे वो इंग्लिश इंग्लिश से एक तरीके से क्या थी, बहुत दुखी थी कि भाई इंग्लिश कैसे आ रहा है, जब हमारा संस्कृति है, ठीक है, उसके हिसाब से ये, तो उन्होंने क्या करा भाई, चेंजिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन द उर्दू एंड पर्शियन। तो उसने क्या शुरू करा, इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं छापेंगे, हम उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में छापेंगे, जिसकी वजह से जो है वो एक तरीके से, ताकि वो अपनी चीजों को अपने लोगों को बताने में आसानी हो। इसलिए देखो आज भी बहुत सारे न्यूज़पेपर उर्दू में आते हैं, जिनको अब संस्कृत हिंदी नहीं आता है, वो उर्दू न्यूज़पेपर आता है भाई, उर्दू न्यूज़पेपर के थ्रू आप उसमें जानिए, क्योंकि आप किसी को आ ही नहीं रहा हिंदी अच्छे से, तो वो उर्दू न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ पढ़ रहा है। बात तो एक ही बात लिखी गई है, मतलब अगर दैनिक जागरण उर्दू न्यूज़पेपर छाप रहा है, तो जो हिंदी में लिखा गया उसी का संवाद जो है वो उर्दू में लिखा गया, ताकि उर्दू वाले लोगों को समझ में आए। तो वो उसकी शुरुआत जो है द उलेमा जो है वो किया गया। ठीक है, तो याद रखना। देखो देवबंद सेमिनारी फाउंडेड इन 1867। अब भाई इसमें तो याद करने वाले ज्यादा हैं, तो याद तो करना ही पड़ेगा। देवबंद सेमिनारी कब फाउंड किया गया? 1867 में। पब्लिश्ड फतवास टेलिंग अ मुस्लिम, फतवा जारी करते हैं ना, बहुत सारे फतवा जारी करते हैं ना किसी के खिलाफ। फतवा जारी करने का मतलब क्या होता है भाई? किसी को नोटिफाई करना कि आप जो है धर्म के प्रति जो है वो आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो फतवा जारी होता है। पब्लिश अ फतवा टेलिंग अ मुस्लिम हाउ टू बिहेव, कि उसके थ्रू, मतलब जो देवबंद सेमिनारी है 1867 में हुआ भाई, उसमें जो है वो फतवा जारी किया जाता था। फतवा मतलब कि एक नोटिफिकेशन, जो कि एक तरीके से ये बताया जाता था उसमें कि मुस्लिम को कैसे बिहेव करना चाहिए इंडिया में। ठीक है, वो चीज फिर होकर देखो, रामचरितमानस बाय तुलसीदास, और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के थ्रू जो है वो छापा जाता था। ठीक है, वॉज प्रिंटेड फ्रॉम कैलकाटा इन 1810। ठीक है, 1810 ईस्वी में। देखो तो एक तरीके से जो हिंदूज वाली पॉपुलेशन थे वो रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा किया जाता था वो उसको पढ़ा करते थे न्यूज़पेपर को, और एक तरीके सॉरी रामचरितमानस को पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर नहीं था। रामचरितमानस पहली बार प्रिंट किया गया किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। कहां पर प्रिंट किया गया? हैंड रिटन नहीं, प्रिंट किया गया 1810 में, जो कि एक तरीके से हिंदुइज्म को वो कि भाई हिंदू को कैसे बिहेव करना चाहिए उसके मैटर को लेकर एक तरीके से देखा गया। और यहाँ पर देवबंद सेमिनारी मुस्लिम्स को जो है उस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो पब्लिश किया जाता था, फतवा वगैरह, जहां पर हाउ टू बिहेव अ मुस्लिम उसके बारे में बताया जाता था। अब उसके बाद देखो द नवल किशोर प्रेस ऑफ लखनऊ। अब बोलोगे सर ये सब तो रटना पड़ेगा, नहीं रटोगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे, फिर लपेट के लिखोगे कोई फायदा है नहीं। फिर नवल किशोर प्रेस ऑफ लखनऊ, नोन एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिशिंग हाउस इन दिस पीरियड, मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द उर्दू पब्लिकेशन। जितनी भी सारी उर्दू की पब्लिकेशन होती थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक्स वगैरह, वो लगभग जो है नवल किशोर प्रेस ऑफ लखनऊ में छापी जाती थी, जो अपने आप में एक फेमस पब्लिशिंग हाउस था। पब्लिशिंग हाउस मतलब जहां पर जो है वो क्या प्रिंट किया जाता है चीजों को। फिर देखो श्री वेंकटेश्वर प्रेस ऑफ बॉम्बे, यहां पर ये भी नाम याद रखना है। अनदर फेमस फर्म पब्लिश द लिटरेचर इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में छापने का काम करते थे। कौन? वेंकटेश्वर प्रेस ऑफ बॉम्बे। अब आ गया क्वेश्चन भाई कि वर्नाकुलर प्रेस ऑफ बॉम्बे जो है वो किस लैंग्वेज के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर को छापा करती थी? तो कौन सा लैंग्वेज? वर्नाकुलर लैंग्वेज। आपको बोल दिया कि नवल किशोर जो प्रेस ऑफ लखनऊ जो है वो किसके लिए फेमस था? तो उर्दू के लैंग्वेज पर प्रिंट करने के लिए फेमस था। समझ में आ गया यहां तक? आगे रामचरितमानस याद रखना, देवबंद सेमिनारी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए दस प्रिंट कनेक्ट्स ऑफ वेरियस पीपल, इसके साथ क्या हुआ भाई देख रहे हो? तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए अपना अपना एक न्यूज़पेपर वगैरह जो है, और बहुत सारी पब्लिशिंग हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो एक तरीके से साथ आना शुरू हुआ, और एक दूसरे कम्युनिटीज के बारे में जानना भी स्टार्ट कर दिए लोगों ने। ठीक है, स्टेट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ पैन इंडिया आइडेंटिटी, और जिसके वजह से पूरी इंडिया में इसका जो है प्रचार प्रसार जो है प्रिंटिंग कल्चर का वो होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया भाई, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर आगे आ जाए तो यहां पर ये वाला देखना, ये वाला अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? द मल्टी फेसेटेड इंपैक्ट ऑफ प्रिंट इन 19th सेंचुरी।
19th सेंचुरी में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा किसका भाई, प्रिंट कल्चर का। तो इसमें याद रखने कितने भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले क्या है, रिलीजियस डिबेट होना शुरू हुआ, क्योंकि रिलीजन के बारे में लोग पढ़ने लगे, कोई दूसरे रिलीजन के बारे में दूसरा पढ़ रहा है, कोई हिंदू के बारे में मुस्लिम पढ़ रहा है, मुस्लिम के बारे में हिंदू पढ़ रहा है, तो आपस में सब लोग इसके बारे में डिस्कशन डिबेट वगैरह होना शुरू हुआ। लैंग्वेज को डाइवर्सिफाई किया गया, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग भाषा में सारी चीजें उपलब्ध थी, तो सारे लोगों को जो लैंग्वेज आता था वो किताबें या वो न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से लैंग्वेज की डाइवर्सिटी क्या हुई, लैंग्वेज बढ़ना लगा, ठीक है। और इसीलिए देखो आज भी हमारे देश में कि लगभग हर एक स्टेट में या हर एक जिले में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा एक्सेंट का लैंग्वेज का देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम के रिस्पॉन्स भी आए भाई, थोड़ा सा उसको देखेंगे। उसके बाद इंकरेजमेंट ऑफ रीडिंग इंकरेजमेंट थोड़ा सा बढ़ा। फिर वाइड स्प्रेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या, इसकी एक्सेसिबिलिटी पूरे इंडिया में फैलना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, कि लोग कनेक्ट करने लगे बातों को, ठीक है, एक दूसरे के बातों की, यार मुंबई में तो ऐसे हो रहा है, वहां तो फैक्ट्री खुल गया, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो ये दंगा फसाद हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल था कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को साथ में लाने का काम किया गया नेशनलिज्म इन इंडिया के तहत, ठीक है। राष्ट्रवाद का जो भावना है वो जोड़ा गया। इसमें सबसे पहले हमने देखना है क्या, रिलीजियस डिबेट इन द 19th सेंचुरी। क्या, इंटेंस डिबेट ऑफ रिलीजियस इशू ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इन अ कॉलोनियल सोसाइटी, कि जितने भी सारे कॉलोनियल सोसाइटी थे ना, जहां पर ब्रिटिश का राज था, वहां पर एक तरीके से इंटेंस डिस्कशन और डिबेट चलता था, खास कर जो रिलीजियस के मैटर को लेकर। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वेरिएट इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू द चेंज एंड लीडिंग टू द क्लासेस ऑफ ओपिनियन। लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी कभी आपस में, अगर दो ओपिनियन वाले लोग आ गए, आपको कट्टर आ गया, कट्टर इधर हिंदू है, कट्टर उधर मुस्लिम है, वो बोल रहा है भाई मुसलमान गड़बड़ है, वो बोल रहा है हिंदू गड़बड़ है, हो गया दोनों लड़ाई। तो ये सब चीजें थे, थोड़ी बहुत एक तरीके से डेवलप होना और क्लासेस वगैरह होना शुरू हुआ। रोल ऑफ द प्रिंट इन रिलीजियस डिबेट अगर देखा जाए, तो प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग एंड शेपिंग अ न्यू आइडियाज। सिंपल सी बात हमने शुरुआत से पढ़ते आए कि भाई जो रिलीजियस डिबेट को बढ़ाने में जो प्रिंट का हाथ बहुत ज्यादा रहा है। इनेबल्स अ वाइडर पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक जो डिस्कशन, और वो अपने व्यूज को एक तरीके से सबके सामने रख पाते थे। तो रीडिंग कल्चर भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोवर्सी इन बंगाल, बंगाल में इसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गया था भाई एक बार, प्रिंट को लेकर क्या हुआ था। डिबेट इन अ बंगाल इंक्लूड द विडो इमोलेशंस एंड अ मोनोथिज्म और अ ब्राह्मियल जो प्रीस्टहुड और जो आइडल्ट्री, मतलब जो विडो को रिमैरिज करने का छूट देना, ठीक है, और एक तरीके से मोनोथिज्म की मतलब एक आदमी है वो दो शादी कर सकता है, ठीक है, और वो औरतें नहीं कर सकती हैं। तो वो सब सारी चीजें, या फिर अगर देखा जाए ब्राह्मण जो लोग थे उनको सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता था भाई। तो एक तरीके से वो सब सारी चीजों को लेकर एक तरीके से गलत छापा गया था, तो उस पर भी एक तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन, और वहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, खास करके कहां पर, बंगाल में। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय का जो संवाद था कौमुदी, ठीक है, 1821 एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी समाचार चंद्रिका मैंने बताया था, एमंग द पब्लिशिंग द शेपिंग द डिस्कोर्स। तो इसमें एक तरीके से ये लोग अपने धर्म के बारे में ज्यादा छापते थे भाई, कि हमारा धर्म कैसा सर्वश्रेष्ठ है और किस तरीके से चीजें चल रही है। तो अपने आप में ही ये एक तरीके से कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको शांत करने की कोशिश की जाती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, या ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो चीजों को एक तरीके से डाइवर्स किया जाता था, तो कभी कभी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिंट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, हमने क्या बताया भाई, प्रिंट अलग अलग लैंग्वेज में किया गया, जितना भी हमने पढ़ा है कि नहीं। उर्दू में अलग प्रिंट होता था, उसके बाद आपको देखो उसके बाद पर्शियन में अलग से प्रिंट होता था, गुजराती लैंग्वेज में अलग से प्रिंट होता था जो बॉम्बे समाचार करता था, है कि नहीं, गुजराती लैंग्वेज में बॉम्बे समाचार। तो वो सब शुरू हुआ जो कि हमने पढ़ रखा। मुस्लिम का रिस्पॉन्स, मुस्लिम जो रिस्पॉन्स में आपको मैंने बताया कि देवबंद सेमिनारी 1867 में, जिसमें फतवा रेडी किया गया किसके द्वारा, जो ये पब्लिशिंग हाउस के थ्रू, कि भाई किस तरीके से आप जो है वो बिहेव करें खास करके हमारे देश में, ठीक है, और ताकि जो एंजाइटी है लोगों के बीच में कम किया जा सके धर्म के मामले में, और आपस में लड़े ना, ठीक है, उनको एक तरीके से ठीक करने के लिए। डाइवर्सिटी ऑफ मुस्लिम सेक्ट्स थ्रू आउट द 19th century, various Muslim sects and seminaries emerged with a different interpretation of faith, and Urdu print facilitated their public battle and debate. आपस में बहुत सारे लोग जो थे उर्दू को कोई अलग मानते थे, कोई दूसरा जो मुस्लिम्स थे वो अलग चीजें एक तरीके से मानते थे, जिसकी वजह से आपस में क्या होता था
इन लोगों में भी डिबेट एंड डिस्कशन चालू था। मतलब ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम्स के बीच में भी डिबेट डिस्कशन नहीं होता, होता था। जो भी उनका जो फतवा वगैरह जारी होता था या किसी भी तरीके से कुछ भी चीज होता था तो उसको छापा जाता था भाई, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इंकरेजमेंट ऑफ रीडिंग अ रिलीजियस टेक्स्ट को बढ़ावा दिया गया भाई, ठीक है, और इंकरेज किया गया ताकि लोग उसको पढ़ सके, जैसे कि रामचरितमानस की 1810 में, ठीक है, उसको। उसके बाद आगे देखा जाए वाइड स्प्रेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब उसको एक्सेसिबिलिटी क्या कही, बढ़ाई गई। एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाया जाएगा भाई, जब उसकी प्राइस को क्या कर देगा, चीप कर दो, मतलब प्राइस कम कर दो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक वो चीजें जो है वो पहुंच जाएंगे। तो जिसके वजह से अपने आप में प्रिंटिंग जो है और पोर्टेबल रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो रीडिंग एंड ब्रॉड ऑडियंस इजिली रीड अ फेथफुल एनीवेयर, कि कहीं से भी अपनी जो भी धर्म को मानते हैं उसके बारे में वो पढ़ सकते हैं। कनेक्टिविटी थ्रू अ प्रिंट, ऐसे कनेक्टिविटी भी बढ़ा भाई। प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेट द कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन बट ऑल्सो कनेक्ट द कम्युनिटीज। ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग की वजह से सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ही पैदा हुआ, उसके अलावा लोगों ने कनेक्ट भी करना शुरू करा, ठीक है, और जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आ जाओ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, तो वो तो मैंने बता रखा है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन बता रखा है। देखो अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या है, अब जैसे जैसे पब्लिकेशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे अलग अलग उसके तरीके भी बढ़ते चले गए भाई, और अलग अलग तरीके बढ़ते गए तो वो एक तरीके से चीजें जो हैं वो डाइवर्स हो गई। अभी क्या था, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा बुक्स वगैरह में था, अब धीरे धीरे नोवेल वगैरह जो है लिखा जाने लगा। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो था वो क्या था, प्रिंट एंड द नोवेल इन इंडिया, मतलब प्रिंटिंग क्रिएटेड अ डिमांड फॉर अ न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड द नोवेल ओरिजिनेट इन यूरोप एडॉप्टेड टू इंडियन फॉर्म्स। हमारे देश में आज भी देखो बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि आपको आईसीएसई स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं या आईएससी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं जो इंडियन राइटर्स ने नहीं लिखा है। तो इसका जो कल्चर है वो आपको यूरोपियन से देखने को मिलता है। हमारे देश में जो आया है वो कहां से आया भाई, यूरोप से आया ये कल्चर, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रिंटिंग क्रिएटेड डिमांड एक न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड द नोवेल ओरिजिनेट इन द, जो यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था नोवेल वगैरह, हमने पढ़ा था ना कि यूरोप में नोवेल वगैरह जो है लोगों ने छापना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो पढ़ने भी लगे थे, और वो चीज जो अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, इंडियन फॉर्म्स ऑफ स्टाइल्स में, जो कि एक तरीके से ह्यूमन के एक्सपीरियंस को अलग अलग तरीके से बताया जाता था कहानी के फॉर्म में। डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेरी फॉर्म बिसाइड द नोवेल अदर लिटरेरी, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे ऑन अ सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स गेन्ड अ पॉपुलैरिटी, ये सब सारी चीजें भी लिखा जाने लगा बुक के माध्यम से। जो पहले सिर्फ रिलीजियस या फिर पहले सिर्फ अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जा रहा था, अब ये अलग अलग चीजें जो है ऐड ऑन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्रिंटिंग में और भी इंटरेस्ट लोगों ने दिखाना शुरू किया भाई। सोचो पहले, अब भाई अब शॉर्ट स्टोरी आ रहा है, कोई पॉलिटिकल ऐसे लिख रहा है, कोई ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लिख रहा है, कोई जो है मान लो कि किसके बारे में लिख रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख रहा है, कोई पोएम्स लिख रहा है, कोई लिरिक्स लिख रहा है, सारी चीजें हैं भाई, जिसके वजह से ये इम्फेसाइज ऑन द इम्फेसाइज मतलब जोर डाला गया, जो डाला किस पर, ह्यूमन लाइफ पर, इमोशनल एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रूल, ठीक है, जिसके वजह से ये देखने को मिलता है। और बहुत सारे तख्ता पलट जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी किए गए हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट कल्चर के थ्रू। अगर देखा जाए विजुअल कल्चर एंड प्रिंट, अब क्या क्रिएट हुआ, विजुअल कल्चर भी, विजुअल मतलब क्या, चित्रकारी कर कर जो है वो आपको बताया जाए। इसका मतलब बाय द लेट 19th सेंचुरी के लेट में विजुअल कल्चर इमर्ज्ड विद अ सेटअप ऑफ मोर प्रिंटिंग प्रेस, कि भाई छापेंगे हम लोग किस पर, जैसे इस तरीके से कोई छाप दिया भाई कि ये आदमी, ये कोई राजा है वो गुस्सा हो रहा है इधर, या ये टॉम एंड जेरी टाइप में, इस तरीके से प्रिंट वगैरह जो है वो शुरू होना शुरू हुआ, जिसके वजह से लोग बच्चों में भी इंटरेस्ट वगैरह शुरू हो गया। देखो यहाँ पर बोला पेंटर लाइक राजा रवि वर्मा, याद रखना, प्रोड्यूस अ इमेज फॉर अ मास सर्कुलेशन, चीप प्रिंटिंग एंड कैलेंडर डेकोरेटेड होम्स, शेपिंग आइडियाज अबाउट अ मॉडर्निटी, किस तरीके से आप मॉडर्न ट्रेडिशन को अपना सकते हैं, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, इनके बारे में। अब प्रिंट तो किया ही जाता था भाई, लेकिन उसके साथ इमेज को ऐड कर दिया, विजुअलाइजेशन ऑफ इंक्लूडेड इन अ प्रिंटिंग विच इनहेंसेस द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रिंटिंग कल्चर इन इंडिया, ठीक है। आगे देखो एमर्जेंस ऑफ कैरिकेचर्स एंड अ कार्टून, ठीक है, कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स इन 1870 कमेंटेड ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब कोई कार्टून है, कार्टून के थ्रू अगर कोई पॉलिटिशियन ने कोई बात बोल दी तो वो कार्टून जो है अगले दिन को कार्टून बना के
कि भाई ये तो गया काम से, कुछ वैसे करके नहीं होता है आजकल, फनी वे में उसको रिप्लाई करते हुए देखने को मिलता था आर्ट मतलब कॉमिक के फॉर्म में, जो कि एक तरीके से देखने को मिलेगा फियर ऑफ सोशल चेंज एंड इंपीरियल रूल, कि जो इंपीरियल रूल जो तानाशाह होता था उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया ही किया। ठीक है, और जो आगे चलकर तख्ता पलट भी किया गया भाई लोगों के द्वारा, क्योंकि लोगों के बीच में क्या हुआ, अवेयरनेस फैलना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे देखो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आंख से आंसू ना आ जाए तो पढ़ाई किस बात की, है कि नहीं, और झापड़ पड़े, वेरी गुड। हाँ, अब देखो आगे चलकर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन एंड विजुअलाइजेशन हो गया। विजुअलाइजेशन से पहले हमने क्या देखा, अभी क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ कार्टून्स वगैरह, और कार्टून्स वगैरह के थ्रू रिप्लाई वगैरह किया जाता है पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स को। वुमेन्स एंड प्रिंट कल्चर, वुमेन्स लाइफ्स एंड इमोशन रिटेन विविडली एंड वुमेन्स रीडिंग इंक्रीज। वुमेन की इमोशन को, कि भाई वुमेन को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, सती प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, सब चीज के बारे में लिखा जाने लगा, जिसकी वजह से वुमेन्स ने भी स्टार्ट करा क्या, रीडिंग करना। ठीक है, एंड लिबरल फैमिलीज एजुकेटेड वुमेन्स एट होम्स एंड इन स्कूल्स एंड सम रिबल वुमेन्स डिफाइड अ कंजर्वेटिव प्रोहिबिशन, कि क्या जो कंजर्व करके रखना चाह रहे थे, जो शासन करना चाहते थे, उनके खिलाफ जो है इन लोगों ने एक तरीके से अपना हल्ला बोला। अपना हल्ला बोला मतलब उनको समझ में आया भाई ये कंजर्वेटिव में जो लोग हैं ना, वो एक तरीके से हम लोग को दबा कर रखना चाह रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देने का मौका दे रहे हैं, जिसके वजह से उनके अंदर वो शक्ति आया, वो जुनून आया कि भाई हम भी एक तरीके सोसाइटी में आगे बढ़े और एक तरीके से हमें भी इक्वल अधिकार मिले। ठीक है, तो ये भी बात चली। वुमेन्स ऑथर, देखो यहाँ पर वुमेन्स ऑथर इन बंगाल, महाराष्ट्र, एल्सवेयर रोट अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस, एजुकेशन, विडोवुड एंड सोसाइटल इश्यूज, कि क्या क्या सोसाइटल इश्यूज हैं, और वीडियो के बारे में लिखना शुरू किया। ठीक है, और किस तरीके से चीजें एक तरीके से वुमेन्स में अपने आप में ही एक अवेयरनेस फैला। ठीक है, अवेयरनेस फैला किसके बीच में भाई, वुमेन्स के बीच में। अब देखो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी प्रिंटिंग। हिंदी प्रिंटिंग जो है वो 18th सेंचुरी के लास्ट में आया। 1870 में वो ज्यादा प्रचलित, पहले संस्कृत था, संस्कृत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन उसके बाद 1870 देखो हिंदी प्रिंटिंग गेन्ड अ सिग्निफिकेंस फ्रॉम द 1870। पहले हिंदी प्रिंटिंग को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, ज्यादातर लोग संस्कृत को देते थे, लेकिन हिंदी प्रिंटिंग को एक तरीके से बढ़ावा मिलने लगा, फोकसिंग ऑन द वुमेन एजुकेशन, जिसके तहत वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया गया। वुमेन ऑथर्स एंड एडिटेड जर्नल्स बिकम अ पॉपुलर इन द अर्ली 20th सेंचुरी एड्रेसिंग द वुमेन इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग अ हाउस होल्ड लेसन, कि आप घर में अगर आपको पति मारे तो कैसे आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, हाँ, अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो ये सब सारी चीजों पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की बात जो है वो की गई, किसके थ्रू, हिंदी प्रिंटिंग के थ्रू, उसको डेवलप करके। ठीक है, आगे देखो भाई, फोल्क लिटरेचर एंड वुमेन्स एजुकेशन। फोल्क लिटरेचर, पंजाबी फोल्क लिटरेचर टॉट अ वुमेन्स टू बी ओबीडियंट वाइफ, कि फोल्क जो लिटरेचर था पंजाबी का, उसमें बताया जाता है कि भाई महिलाओं को किस तरीके से एक अच्छा वाइफ बन के रहना है, या कैसे वो बन सकती है, एक अच्छा शुद्ध नारी कैसे बना जाता है। ठीक है, चीप बुकलेट्स डिसेमिनेट्स मैसेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड वुमेन, और छोटी छोटी किताबें बनाई जाती है जिसमें लिखा जाता है भाई महिलाओं के 50 गुण, अच्छी महिलाओं के 50 गुण। हाँ उसको, हाँ पहले ये सब किताबें बहुत फेमस होती थी, 50 चुटकुले चाचा चौधरी के, तो ये बहुत, हाँ बहुत ज्यादा बिकता था ये सब। 50 गुण एक अच्छी क्वालिटी, एक लीडर्स की, ठीक है, एक लीडर कैसा होना चाहिए, 50 की एक बच्चा किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी किताबें जो बहुत ज्यादा, खास करके वुमेन्स के बीच में एक तरीके से एजुकेट करने के लिए जो छोटी छोटी किताबें जो कम दाम की रहती थी उनको एक तरीके से किया जाता था, छापा जाता था, प्रिंट किया जाता था। अब देखो क्या, बटाला इन कैलकाटा, द बटाला एरिया इन द सेंट्रल, बटाला एक एरिया है जो कि सेंट्रल कोलकाता में हब ऑफ द प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स, आज भी है। ठीक है, चीप एडिशंस जो कि बहुत सस्ते दामों में छापती थी, और जो वर्ल्ड वाइड नहीं, मतलब इंडिया में जो उसको अवेलेबल कराने का जो काम है वो किया करता था। ठीक है, प्रिंट एंड द पुअर, वेरी चीप स्मॉल बुक्स सोल्ड इन द मद्रास टाउन में बेचा जाता, क्रॉस रोड पर, मतलब रोड के किनारे बुक का स्टॉल लगा दिया, वहां बेचा करता था। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप किया गया भाई अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उसमें क्या डिस्कस किया जाता था, देखो याद रखना, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को, कि बड़े जाति छोटे जाति को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, छुआछूत की भावना क्या है,
वो सब सारी चीजों को एक तरीके से डिस्कस किया जाने लगा। देखो जैसे कि लीडर्स लाइक ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार रोट अ पावरफुल ऑन द कास्ट, पावरफुली ऑन द कास्ट। कास्ट के बारे में वो लोग लिखा करते थे। अगर कोई बोलेगा कि कौन कौन से लोग होते थे जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको उनके ऊपर जो लिखा करते थे, ज्योतिबा फुले, वी आर अम्बेडकर एंड पेरियार। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स का वॉइस कैसे बढ़ा, यहां तो हमने देख लिया, वुमेन्स का भी देख लिया भाई। उससे पहले हमने सारी चीजों को देखने की कोशिश करी। उसके बाद जो है अब आते हैं थोड़ा सा वर्कर्स का वॉइस इन अ प्रिंट किस तरीके से डेवलप हुआ। फैक्ट्री वर्कर्स इनिशियली ओवरवर्क्ड एंड लैकिंग एजुकेशन। शुरुआती दौर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, तो उस वक्त क्या ज्यादा काम करवाया जाता था और उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता था, जिसका डायरेक्ट असर जो है उनके फैमिली के ऊपर भी पड़ता था भाई, कि उनको एक तरीके से क्या किया जा रहा है, सिर्फ फोर्सफुली लेबरगिरी करवाया जा रहा है और उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है। लेटर एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस इन अ प्रिंट, जिसको एक तरीके से प्रिंट में दर्शाया गया। और जब कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, उन्होंने पढ़ना शुरू करा, तो वो लोग अपना आवाज उठाने लगे। ठीक है, जो काशी बंदा और हाँ देखो, काशी बाबा और सुदर्शन चक्र रोट अबाउट अ क्या है, कास्ट एंड द क्लास एक्सप्लॉयटेशन, कि किस तरीके से कास्ट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज इन, देखो जो कॉटन का जो बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स थे, सब मिल वर्कर्स ने मिलकर एक लाइब्रेरी खोला भाई। ठीक है, लाइब्रेरी सेटअप करा 1930s में, ताकि वो अपने आप को मतलब एक क्या हो भाई, मतलब वो काम कर लिया, काम करने के बाद वो लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ रहे हैं, ताकि अपने आप को वो एजुकेट कर पाए। तो उन्होंने अपना जो एजुकेशन वो खुद ही करने की कोशिश करी, ताकि चीजें जो है उनके लिए समझना, समाज के बारे में समझना, या उनके आने वाले बच्चे या आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा जो है एक सपोर्ट, एक सोशल में जो है वो मिल पाए, सोशली सपोर्ट मिल पाए। इंस्पायर्ड बाय द बॉम्बे वर्कर्स, जो कि बॉम्बे वर्कर्स से इंस्पायर्ड थे, विद अ सपोर्ट फ्रॉम द सोशल रिफॉर्मर। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे जिनके द्वारा उनको सपोर्ट भी किया गया लाइब्रेरी को सेटअप करने में, ताकि वर्कर्स पढ़ाई वगैरह कर पाए। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब सिंपल सी बात है भाई, जब कोई भी चीजें बढ़ती हैं तो बुराइयां भी बहुत सारी बढ़ती हैं, तो उस पर सेंसरशिप भी लगाना जरूरी है। अब ऐसी बात नहीं, आप फिल्मों में देखो जहां गाली ग्लोज होता है वहां पर बीप आ जाता है, आता है कि नहीं। इसका मतलब वो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है सेंसरशिप, ताकि जो चीजें हैं वो एक तरीके से क्या है कि एक तरीके से डेवलप, गंदी चीजें ना हो पाए और सही समाज जो है वो डेवलप हो पाए, यही चीज है। ठीक है, अब ये देखो प्री 1798, प्री और 1820s में दो देखना। ठीक है, प्री 1798 लिमिटेड सेंसरशिप लगाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी सोडा टाइटल कंसर्न फॉर, मतलब 1798 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जनरली क्या करती थी भाई, सेंसरशिप लगाती थी लिमिटेड तरीके से। जो उसके खिलाफ बोलता था उसको छापा नहीं जाता था, या उसको प्रिंट पर भाई रोक लगा देंगे अगर तुम मेरे खिलाफ छापोगे तो प्रिंट जो है वो एक तरीके से सेंसरशिप लगाया जाता था। अर्ली मेजर्स टारगेटेड अ क्रिटिकल इंग्लिश मैन इन इंडिया फियरफुल ऑफ ट्रेड मोनोपोली चैलेंज, और जिसकी वजह से ट्रेड मोनोपोली अपने आप में चैलेंज था भाई, तो उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए चीजें की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1820 में प्रेस रेगुलेशन आया भाई, उसमें क्योंकि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड अ रेगुलेशन, कोलकाता में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, बाद में चलकर वो अलग अलग जगह पर खुला भाई। उसके बाद लास्टली कहां पर आ गया, दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या कानून आया था कि किस तरीके से हम प्रेस के फ्रीडम को कंट्रोल करें। प्रेस कौन, जो प्रिंटिंग करवा रहा है। कंपनीज इंकरेज द न्यूज़पेपर सपोर्टिंग अ ब्रिटिश रूल, कि कंपनी जो है मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसको सपोर्ट करती थी भाई, जो उसके पक्ष में लिखता था। जो उसके विपक्ष में लिख रहा है उस पर वो सेंसरशिप लगा देते थे। गवर्नर जनरल बेंट्रिक या बेंटिक, ठीक है, याद रखना, रिवाइज द प्रेस लॉ 1835 एंड रिस्टोरिंग द अर्लियर फ्रीडम। और उसके बाद जो बेंटिक ने, जो गवर्नर जनरल थे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने बाद में चलकर एक तरीके से जो पहले लॉ था फ्रीडम का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था, उसको फिर से वो रिस्टोर किया गया और प्रेस को फ्रीडम दिया गया कि प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए, कुछ भी छापे, और एक ऐसा ताकि वो एक, देखो प्रेस जो होता है ना, फिल्म जो होता है वो सोसाइटी का आईना होता है, क्योंकि सोसाइटी के इश्यूज को बताने का जो काम है वो किया जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है, न्यूज के थ्रू किया जा रहा है।
और एक तरीके से आपको टेलीविजन के थ्रू या फिर आप फिल्म जगत के थ्रू जो है वो किया जाता है। अब देखो 1857, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा भाई, देखना याद रखना। पहले 1798, फिर 1820 में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करा, फिर बाद में चलकर बेंटिक ने उसको रिस्टोर कर दिया। उसके बाद 1857 में चेंजिंग एटीट्यूड, 1857 रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। 1847 में रिवोल्ट हुआ था, इंग्लिश डिमांडेड अ प्रेस चैम्प डाउन इंक्रीज, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर टर्न नेशनलिस्ट एंड ट्रिगर्ड अ कॉलोनियल गवर्नमेंट डिबेट ऑन द स्ट्रिंजेंट कंट्रोल, कि जिस तरीके से जबरदस्ती कंट्रोल करके हमारे देश के लोगों को रखा जा रहा है, उन पर एक तरीके से सवालिया निशान जो है उठाया जाने लगा, ठीक है, कि जबरदस्ती किस तरीके से हम लोगों को क्या किया जा रहा है भाई, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सवाल बार बार आता है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, मॉड्यूल्ड ऑन इरिस, मतलब इरिस प्रेस लॉ के थ्रू जो है, मतलब उसी तरीके का कुछ कानून देखने को मिलता है। ग्रांटेड अ एक्सटेंसिव गवर्नमेंट राइट टू सेंसर अ वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट, कि वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट को एक्सेसिवली वो सेंसर कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट मॉनिटर्ड अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर अक्रॉस प्रोविंसेस, प्रोविंस का मतलब जितने भी स्टेट थे जिसमें ब्रिटिश का शासन था, उनमें एक तरीके से वर्नाकुलर एक्ट के तहत रेस्ट्रिक्टिव वे में उनको एक तरीके से क्या करने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कड़ी निगरानी रखने लगा, जिसके वजह से कि भाई कहाँ गलत छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है, गलत छाप रहा है तो उसको वार्निंग दिया जाता था। वार्निंग इशू फॉर द सेडिएशन कंटेंट एंड नॉन कंप्लाइंस, जो कि एक तरीके से छापने नहीं बोला गया, वो अगर छापते थे तो उन पर कड़ी कड़ी जो है वो क्या कड़ी नजर भी रखी जाती थी और कड़ी सजा भी दी जाती थी उन लोगों को। बहुत अच्छा है। फिर आ गया नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रोथ। नेशनलिस्ट का मतलब क्या, सिंपल सी बात है भाई, हमारे देश में जो देश भावना, राष्ट्रवाद जो न्यूज़पेपर है वो शुरू हुआ कि राष्ट्र के हित के लिए हम अपना आवाज उठाएंगे। इसमें जो भी होगा, अगर हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बात बोलेगा तो उसकी बात को हम जनता के सामने रखेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू। तो डिस्पाइट रिप्रेशन, डिस्पाइट रिप्रेशन मतलब उनको दबाने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद भी नेशनल जो न्यूज़पेपर था वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, मतलब उसको होता ही चला गया। क्यों? क्योंकि वो लोग पीछे हटने वाले नहीं थे कि आप कितना भी कुछ लोग कर लो, हम लोग हटेंगे नहीं। रिपोर्टेड ऑन द कॉलोनियल मिसरूल, जिसपे एक तरीके से कॉलोनियल किस तरीके से मिसरूल कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से हमारे मिलिटेंट्स को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो उनको एक तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजों को एक तरीके से उसमें बात किया जाता था, किसके न्यूज़पेपर में, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर में। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरी डेपोटेशंस, ठीक है, इसमें क्या है, डेपोटेशन ऑफ पंजाब रेवोल्यूशनरीज इन 1907 लेड अ सिंपैथेटिक कवरेज इन केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक, और तिलक इम्प्रिजनमेंट इन 1908 स्पार्कल्ड द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्टेंट थ्रू द इंडिया। तो 1908 में 1907 में पंजाब में जो कुछ घटनाएं हुई थी उस पर कुछ बातें जो है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, उसके ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद में चलकर उसके खिलाफ एक तरीके से क्या हुआ, प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये होता है आपका प्रिंट कल्चर पूरा खत्म। चीजों को एनालाइज कीजिएगा, 3-4 बार नोट्स पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत